बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। आज बात करें फैसलों की, तो यकीनी तौर पर आज बड़ा अहम फैसला जो कि पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें रंग लाईं कि आज बिला आखिर जो ईरान का बड़ा अहम मुतालबा था कि ईरान का जहाज़ जो कि अमेरिकन नेवी के पास है और कुछ अफराद उनको छोड़ा जाए, जो कि आज पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाईं और बिला आखिर जो है अमेरिका ने ये भी फैसला किया कि उस जहाज़ को और उसके अमले को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और पाकिस्तान ने 12 ये तस्दीक कर दी कि जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि जहाज़ जो है उसमें जो इस वक्त कह सकते हैं कि काफ़ी दिन से जहाज़ खड़ा हुआ था, कि अगरचे उसमें कोई टेक्निकल या कोई भी ख़राबी है उसको दुरुस्त करके उनके मालकान तक पहुँचाया जाएगा, हवाले किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 22 अफराद थे वो भी पहुँचे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसहाक़ डार ने वाज़ेह तौर पे बताया कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बड़ी अहम हैं। दोनों फ़रीक़ैन कहीं न कहीं बैठकर बात करें और इस मसले को, जो कि पाकिस्तान की 12 कोशिश है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से वाज़ेह तौर पर आज ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज़ खड़े हुए हैं उनको कार्रवाई की शक्ल में जो है अमेरिकन नेवी जो है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करवाएगी। मगर देखा गया कि कहीं ना कहीं फिर उस बयान से भी अमेरिका जो है वाज़ेह तौर पर मुकरता हुआ नज़र आया कि उन्होंने कहा कि हम जो है रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ से गुजरेंगे मगर कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर फिर ईरान की जानिब से भी एक जवाब आया जो कि बड़ा अहम था, जिससे लेकर फिर कह सकते हैं कि दोनों ममालिक के बीच में जो मुज़ाकराती अमल जो तो पाकिस्तान थोड़ी देर पहले जो कोशिशें कर रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों फरीक़ैन जो है बातचीत से इस मसले को हल करें, मगर वो दोबारा कशीदगी में तब्दील हो गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मार्का हक को देख के पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर आज 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज तकरीब से खिताब भी किया, वो भी बड़ा अहम है। मार्का हक को 1 साल गुजरने के बावजूद जो है पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों कस्बों में आज अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीम और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इस जंग के बाद जो कि आज के हालात हैं वो भी उसके ही बदौलत हैं कि जब आप एक ताकतवर दुश्मन को हराते हो, और जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने 11 से ज़ायद जहाज़ इस जंग में गिराए, और उस बात को देखते ही पूरी दुनिया यकीनी तौर पर अरब ममालिक हों, यूरोप हो या फिर अमरीका, पाकिस्तान पे उसकी फ़िज़ाई ताकत पर, ज़मीनी ताकत पर और समुद्री ताकत पे यकीन रखते हुए आज एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ताकतवर मुल्कों की फ़हरिस्त में यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं शामिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप और दीगर जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान से इन मुज़ाकरात में, इसीलिए पाकिस्तान के सिपाही सालार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चुनाव करना भी इसीलिए अहमियत का हामिल है कि वो आज ही के दिन अगर कहा जाए कि मार्का हक में अगले मोर्चों पे अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों के साथ खड़े होकर दुश्मन को ललकारते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान की जानिब मेली नज़र से भी देखा गया तो यकीनन भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो आज मार्का हक को याद करते हुए पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में और बिलखुसूस कराची के अंदर बड़ी अहम तकरीब हुई, जिसमें जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो और असगरी और सियासी क़यादत ने बड़े अहम नुकात पे बात भी की, और जो आने वाली नस्ल है उसके लिए बड़े अहम पैगामात। इसी पे बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान मखदूम बाबर साहब हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद अल मशरिकी हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तलत शब्बीर साहब हैं, दिफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। चारों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए मैं जो है मखदूम बाबर साहब की तरफ जाऊंगा। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर कि फ़ैसला होते होते जो है रह गया। आज भी कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो कि अच्छी खबर आई कि पाकिस्तान की कोशिशों से कहीं ना कहीं जो वो 22 जो लोग थे जो कि जहाज़ भी पाकिस्तान के हवाले किया गया, और उसके बाद कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं बिलाखिर वो रंग तो लाई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है मामलात कहीं ना कहीं अब मुज़ाकरात की जानिब जाएंगे, मगर फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की उस बात पर दोबारा कशीदा हो गए। जी बहुत शुक्रिया।
یہ جو پروسیجر ڈائلاگ کا انیشیٹ کیا تھا پاکستان نے یو ایس اور ایران کے درمیان، یہ بظاہر تو ایک سیشن جو یہاں پہ ایک راؤنڈ ہوا اسلام آباد میں میڈیا کے لیے، تو اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا، لیکن ایکچولی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، جی یہ کبھی رکا نہیں تھا۔ دونوں سائڈ چلی گئی، لیکن پاکستان اپنی میڈیشن جاری رکھے ہوئے تھا، اور یہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ اور امریکہ اور ایران کی ساری جو کورسپونڈنس تھی وہ وایا پاکستان ہی ہو رہی تھی، اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا اس میں چینج یہ آیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی منیمم اپنا سوشل میڈیا پہ اپنے سٹیٹمنٹس دیں، اور ایران کی طرف سے بھی تو پہلے بھی کم ہی تھی، سوشل میڈیا کی تو نہیں تھی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکچولی یہ دونوں اسلام آباد میں دونوں سائڈز نے اس پہ اگری کیا تھا کہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں وہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنے اپنی آڈینسز کے لیے بے شک دیتے رہے، لیکن اصل کام جو ہے آفیشیل لیول پہ یا ٹیکنیکل لیول پہ وہ جاری تھا۔ اور اسی کی وجہ سے یہ جو سی بی ایمز ہیں یہ ایران کی طرف سے بھی آنا شروع ہوئے، اور واشنگٹن کی طرف سے بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے درخواست کی تھی کہ کچھ عورتوں کو، ایران میں خواتین کو پھانسی کی بالکل سزا روکنے کی اصطلاح کی تھی، اور وہ بھی منظور ہوئی۔ تو اس طرح پہلا سی بی ایم ایران کی طرف سے وہ تھا، اور دوسرا سی بی ایم جو آیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل رات اعلان پاکستان ٹائم کے حساب سے کیا تھا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو وہ اوپن کرائیں گے۔ اور یہ میجر سی بی ایم جو ہے جو میڈیا میں آئے وہ دونوں کی طرف سے یہ تھے، لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ ہوتے رہیں گے، لیکن پیس پروسیس جو ہے، نیگوشیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور وہ بالکل اگر آپ مجھے یہ کہنے دیں کہ اسلام آباد ٹاکس کے دوران یہ بالکل فائنلائز ہو گیا تھا، بلکہ ہماری سورسز نے تو بالکل یہاں تک بتایا تھا کہ پرنٹ آؤٹ تک نکل آیا تھا، اس کا بالکل مخدوم صاحب، سائن ہونا باقی تھے۔ بالکل سائن ہونا باقی اور تھا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کو شامل گفتگو کروں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ فرمائیے گا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے آج کہا گیا کہ تمام وہ جو پھنسے ہوئے بحری جہاز ہیں ان کی کانوائی کی جائے گی، ان کو راستہ دیا جائے گا، نکالا جائے گا، مگر پھر اس بات سے بھی مکر گئے کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو صرف آپ کو بتائیں گے کہ ادھر سے گزر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے پھر ایران نے بھی بھرپور جواب دیا۔ تو کہا جائے کہ جب تک اسٹیٹ آف ہارمز سے، جو کہ ایران کا نقطہ نظر ہے کہ آپ بلاکیج ختم نہیں کریں گے، تب تک آپ ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ جی جی بہت شکریہ۔ دیکھیں آج اسٹریٹ آف ہارمز کے لحاظ سے ایک بڑا اہم دن تھا، کیونکہ یہ بھی خبر ہے کہ ایران کی جو IRGC ہے اس نے اپنے میزائلز کے ذریعے امریکہ کے ایک جنگی جہاز کو جو ہے ڈسیبل کیا ہے۔ جی سو ایک طرف سے دیکھا جائے تو انڈیا ایسا آ رہا ہے جیسے جو آبنائے ہرمز ہے وہ پھر سے ہیٹ اپ ہو رہی ہے، اور جنگ کا ایک نیا فیز شروع ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے ایک بڑا فیسنیٹنگ عمل یہ ہے کہ امریکہ اب سیز فائر میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور اس بات کو سٹال کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایکٹیو کانفلکٹ کی طرف جائے، جو کہ ایک بالکل ہی ویسٹفل ایکسرسائز ہے۔ جانوں کا نقصان ہوگا، ورٹیکل ہارزونٹل ایسکیلیشن ہوگی، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا، حالات بگڑتے چلے جائیں گے اور قابو سے باہر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، کیونکہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی کسی فیاسکو کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ آلریڈی یہ ایک راؤنڈ میں شرمندگی اٹھا چکے ہیں۔ سو ایک سی بی ایم کے طور پہ، جیسے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ جو آج ریلیز کیے گئے ہیں وہ جہاز اور اس کا عملہ اور اس کے سارے جو قوائف تھے پاکستان کے حوالے کیے گئے ہیں، تو پاکستان کا جو رول ہے ایز اے تھرڈ پارٹی، وہ صرف ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بھی نہیں ہے، بلکہ ہم ایک گارنٹر کا بھی رول، ہم ایک ملٹیپل رول پلے کر رہے ہیں، تو وہ بالکل بہت ایک اہم رول ہے۔ اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اسی طرح سے پاکستان کا جو رول ہے وہ ان دونوں ممالک کو آبنائے ہرمز میں بھی تھوڑا سا سینٹی کی طرف پش بیک، دونوں کی جو پوزیشنز ہیں اس کو کنفلکچل پوزیشن سے مزید ڈیٹیچ کر کے
अमन की तरफ ले जाने में कामयाब होगा और आहिस्ता आहिस्ता एवरी डे दीज थिंग्स हैपन। बट अमेरिका को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बहुत सारी बातें बयानबाजी हो रही है वो अमेरिका अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ ये दिखाना है कि दे आर स्टिल इन कंट्रोल ऑफ द इंटायर ईरान सिचुएशन। तो उस चीज़ को क्योंकि ये कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह की फूल हार्डी अप्रोच अपना रहे हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका एक समझदार ताकत है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी साख है। तो उसको इन छोटी बयानबाजियों के ज़रिए और इस तरह के जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं उनके ज़रिए अमेरिका को चाहिए कि उनको डैमेज ना करे बिल्कुल और इस तरह का अमल दिखाए जिससे लोग कहें बिल्कुल कि हाँ जी एक बड़ी डॉक्टर ताकत है साहब और साथ ही उसने रहिएगा। डॉक्टर दानिशमंदी से हामिद साहब की तरफ रोल जाऊंगा। किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, मगर सर ये बात और फैसला होने को नहीं देना, वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि दोनों फरीकैन का एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, या फिर जो कि अब डॉक्टर साहिबा भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि लाजमी है कि कहीं ना कहीं दोनों ममालिक की अपनी अपनी ऑडियंस कहें, वोटर कहें, लोग कहें, उनको भी देना है कि हम कुछ ना कुछ हासिल करके आए। बहुत शुक्रिया मुगैरी साहब। बात यह है कि दोनों जो मालिक हैं वो एक्चुअली फेस सेविंग चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि जंग बंदी मुस्तकिल हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो जल्दबाजी है हर मामले के ऊपर, वो बाजी ले जाना चाहते हैं। अभी मामलात मुज़ाकरात की शक्ल इख्तियार करते हैं तो उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है उसके ऊपर पूरे पूरे पैराग्राफ आ जाते हैं, जिसके नतीजे में वो अपनी विक्ट्री क्लेम करने के चक्कर में मामलात को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमने देखा कि मुज़ाकरात के अंदर भी ऐसे ही हुआ। आपने हरमुज के ब्लॉकेट के हवाले से भी अब यही सूरत हाल है। देखिए बात यह है कि अभी जो मुज़ाकरात का जो इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा राउंड था उसके अंदर जो रुकावट आई वो यही आई कि अमेरिका अपनी जो ब्लॉकेट है, जो नाकाबंदी है, वो नहीं खत्म कर रहा था। और ईरान का था कि हमने फील्ड मार्शल साहब ने 3 दिन का दौरा किया तेहरान का और उसके नतीजे में हमने आपने हरमुज खोल दी। अब बात ये कि यहाँ पर जो कल का इकदाम किया गया उसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कि ईरान को मुकम्मल तौर पर एतमाद में नहीं लिया गया, वरना साइमल्टेनियसली अगर दोनों आपने हरमुज खोल देते, यानी ईरान अपनी नाकाबंदी को जिस तरह वो टॉल ले रहा है या टैरिफ ले रहा है, ये कोई भी मैकेनिज्म के साथ खोलता और अमेरिका जो है वो अगर उसको खत्म कर देता, तो मेरा ख्याल है ये जो आज हादसा या आज जो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन नजर आई है अमेरिकन शिप के ऊपर जो उन्होंने 2 मिसाइल दागे हैं, जिसको अभी तक सेंटकॉम तो डिनाई कर रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ईरान ने उनको पीछे धकेला है उस एक बहरी जहाज को जो आपने हरमुज में ईरान के पानियों के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर 2-3 चीजें अब बड़ी क्रिटिकल हैं। एक तो ये है कि जंग बंदी का बरकरार रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं पर जो दोबारा जंग छिड़ सकती है वो एक चिंगारी होती है, और कहीं से भी कोई चिंगारी सुलग गई तो ये जंग दोबारा छिड़ सकती है। दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको रोकना। IRGC की तरफ से भी एक रिएक्शन आएगा। अमेरिका और इसराइल जो स्पॉइलर है सबसे बड़ा, वो हर हालत में चाहता है कि जंग दोबारा शुरू हो जाए। वहीं पर पाकिस्तान जो उतने मेहनत कर रहा है, मिस्र भी, तुर्की भी, रशिया का बड़ा किरदार है, चाइना का किरदार है, अब्बास इराक़ची लगे हुए हैं, मान का किरदार है कि जी जंग बंदी के अंदर एक मुज़ाकरात फाइनल शक्ल में आए तो उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, वहीं पर खड़े हैं। आपने हरमुज के ऊपर कोई मैकेनिज्म तय हो जाए, उसके बाद ईरान पर पाबंदियां खत्म होने की बात हो जाए, ईरान के यूरेनियम की अफसुर्दगी के हवाले से जो यूरेनियम अफसुदा यूरेनियम है या तो वो हवाले किया जाए या उसको जो है वो उसको डाइल्यूट करके तो 3% से नीचे ले आया जाए उसकी एनरिचमेंट लेवल को। तो ये वो मामलात हैं जो अभी तक हल तलब नजर आ रहे हैं। एक जिसको कहते हैं ना कि एक स्टेलमेट की सिचुएशन आई हुई है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर तमाम फरीकैन क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ रहे, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। अब बैकडोर डिप्लोमेसी जब तक ऑन पेपर और ऑन फाइल मुगैरी साहब नहीं आएगी, मगर 14 नुकात की भी बात हुई कि जो है वो भी बड़े अहम है। बिल्कुल 22 नुकात, फिर 14 नुकात, फिर 10 पॉइंट्स। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि इवेंचुअली मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर बड़ा क्रिटिकल है कि अमेरिका भी मोहतात रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप मोहतात रहे अपने स्टेटमेंट्स के हवाले से, और फाइनलाइज करने तक कोई भी विक्ट्री क्लेम ना करे। दोनों को फेस सेविंग चाहिए। तलत साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, आलमी सतह पर और सफारती सतह पर और दिफाई सतह पर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो आज ईरान ने रिएक्ट किया है
وہ جو ہے واضح طور پر پیغام دے رہے تھے امریکہ کو، امریکہ کے ساتھ امریکن نیوی کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج پھر جو کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ٹروتھ سوشل اور سوشل میڈیا کے ذریعے اگر سارے معاملات حل کرنے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکیں گے، کہیں نہ کہیں بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی۔ اب ایک دوسرے کو نکات دے رہے ہیں، پاکستان بڑا اچھا کردار ادا کر رہا ہے ثالثی کا، اور آج اس کے رزلٹ بھی آئے، اور جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ 22 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بھی پاکستان کے حوالے کیے گئے، جہاز بھی واپس آ گیا۔ اس سے مزید بات آگے بڑھتی اور بجائے بات خراب ہونے کی طرف چلی گئی۔ شکریہ جی، آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کی مدعو کیا۔ دیکھیے، جب پچھلے 60 دنوں سے جب سے جنگ شروع ہوئی، میرا خیال یہ تھا کہ جنگ کے معاملات پہ، جنگ بندی کے بعد بھی فاگ آف وار رہی، اور چیزیں بہت ساری ایسی تھیں جو کلیئر نہیں ہو پا رہی تھیں۔ مذاکرات کا دور پہلا شروع ہوا، اور پھر دوسرا دور بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ ہے کہ ابھی بھی کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ فاگ آف وار کنٹینیوز، وہ اس لیے کہ یہ جو ابھی مذاکرات ہیں یا جو بات چیت ہے، وہ میری اسسمنٹ یہ ہے کہ وہ بیک چینل استعمال ہو رہے ہیں، اور بشمول پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں شاید کہ خطہ جو ہے نا وہ کسی بڑی جنگ کی طرف نہ جائے۔ اب جو مختلف ریئیکشنز ہیں، ایکشنز ہیں اور ریئیکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے یا ایران کی طرف سے، دیکھیے اس جنگ کا جو کانسیکوینسز ہیں اس کا، یا جو جنگ میں جو بھی چل رہا ہے، جیت ہار کا جو معاملہ ہے، اس کا آڈینس بہت بڑا ہے، پوری دنیا آڈینس ہے اس کی۔ وہ میسیجنگ ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے جی کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا، ہم نے یہ اچیو کر لیا۔ شاید اسی کمیونیکیشن کی وجہ سے کچھ لیوریجز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، جو مذاکرات کی اصل میں جو ایگریمنٹ کی شقیں ہیں۔ دیکھیے، اب دوسری اس میں اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران ڈیفینیٹلی، ایران بھی ایسے وہ ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے سکتے، اور جیسے ان کے اسپیکر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ اس جنگ کے فاتح ہم ہیں، تو ایک ایسا ملک جو فاتح نہیں ہے وہ مذاکرات کی، ایگریمنٹس کی شقیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، یہ بڑا کلیئر میسیجنگ کی انہوں نے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور پاکستان کی کوششوں سے دونوں فریقین میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پس پردہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ چینل 2 بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حال تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت بڑا مشکل یہ ہے کہ جو فزیکل وار ہوتی ہے، فزیکل وار کے ساتھ ساتھ ایک اراء کی جنگ بھی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں جنگیں جو ہے نا سائملٹینیسلی جاری ہیں، کیونکہ اراء کی جنگ جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے لوز ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہوگا کہ دونوں ملکوں کو، دونوں فریقین کو اپنے اپنے جو موقف، سخت موقف اختیار کر لیے ہیں، ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا، مخدوم صاحب کی طرف جاؤں۔ مخدوم صاحب، ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ یو اے ای کے اوپر جو ہے ایران کی جانب سے 4 میزائل داغے گئے، یعنی کہ فائر کیے، جو کہ امارتی وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ 3 میزائل کو سمندر میں ہی گرا دیا۔ تو کہیں کہ اب یہ کشیدگی دوبارہ بڑھنے کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ بہت اب کی بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ جی، جیسے کہ دوسرے ساتھیوں نے کہا، دونوں کنٹری جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے، یو ایس اور ایران دونوں اب قطعاً اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو مزید بڑھائیں اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ تو آپ کو یاد ہوگا مارکا حق بھی جب ہوا تھا تو کچھ دنوں تک دونوں سائڈ سے کچھ ہوتا رہا تھا، وہ کول ڈاؤن پروسیس جو ہوتا ہے وہ بھی چلتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی چیزیں سیریس نہیں، ابھی تو یہ کنفرم بھی نہیں ہوا کہ واقعی یہ ایران سے ہیں یا کہیں اور سے گئے، بٹ ایون اگر ہے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ اب دوبارہ جو ہے یہ چنگاری کو اسی لیے اہم ہے، کیونکہ ماضی میں جو اگر تھوڑے پہلے جائیں تو وہ واضح طور پر جو حملے ہوئے سعودیہ پہ بھی ہوا اور کیے گئے اسرائیل کی جانب سے، اور پھر وہ کنفرم جب تک نہیں ہوئے تو وہ ایران کے ہی اوپر ڈالے گئے کہ جی ایران کی طرف سے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک پراکسی وار اور ڈائیورٹ کرنا، اور دونوں ملکوں کو کہیں نہ کہیں سعودی عرب اور ایران کو انگیج کرنے کی جو اسرائیل کی ناکام کوشش تھی وہ بڑی اہم تھی۔ آپ کا اسی طرف اشارہ ہے؟ جی، یہ سپوائلرز جو ہیں وہ سپوائلرز تو رہیں گے آخری لمحے تک اس کے اندر، اور یقیناً میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے
अगर ईरान से भी कोई ड्रोन या मिसाइल जाता है तो वो इस स्टेज पे 100%, अगर ईरान जब तक उसकी जिम्मेदारी ना ले उसको आप कंफर्म नहीं कह बिल्कुल। सकते, क्योंकि पेनिट्रेशन तो मुसैद की भी बहुत हुई थी ईरान में इस हवाले से। तो बिल्कुल। ये जो है ना, ये स्पॉयलर्स अपना काम लगे रहेंगे करते हुए, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि ये पीस प्रोसेस आगे बिल्कुल। बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप समझती हैं कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात हैं ही, क्योंकि कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो दोबारा सेनेट में जाएंगे, जो कि भी उनके लिए मसला, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप में कुछ भी नहीं हो सकता। मगर उससे आगे बढ़ के बात करें कि वो मिड टर्म इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, वो भी उसके लिए शायद उस तरह से मसला नहीं है। आगे बढ़ के फिर तीसरा सवाल कि वो बीजिंग भी जाना चाह रहे हैं, शायद वो भी उसके लिए मसला नहीं, क्योंकि वो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। ये तीनों नुकात प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने मुश्किलात खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी देखिए, ये तो डिनाइल नहीं है कि अमेरिका भी एक सुपर पावर है, इन टर्म्स कि अमेरिका के पास वो टीथ भी है, मसल भी है, जी। आइडियोलॉजिकल थिंकिंग भी है, और वो एक पर्टिकुलर तबका फ़िक्र को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम उस चीज़ को बहुत आर्ग्यू कर सकते हैं, सब्जेक्टिवली भी और ऑब्जेक्टिवली भी, जो मैं बात कर रही हूँ। बट बहरहाल अमेरिका एक लीडिंग पावर है जिसको बहुत सारे ममालिक फॉर ऑल द रीजंस दे लुक अप टू अमेरिका, और वो थॉट प्रोसेस को, ग्लोबल डिस्कोर्स को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लीड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो चाइना जाना चाहते हैं, तो चाइना भी वो जब जाना चाह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने हाथ में बार्गेनिंग चिप लेके जाना चाह रहे हैं। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जब ईरान और अमेरिका की इस जंग को देखते हैं, बल्कि अमेरिका की जंग को देखते हैं जो उसने ईरान पे मुसल्लत की है, जी। तो वो जंग कामयाब इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बेसिकली तो वो इज़राइल के पैमा पे थी, और दूसरा जो मेन मकसद था, ईरान वाज जस्ट द फ्रंट ऑफिस। बेसिकली तो वो चाइना को मैसेज देना चाहते थे एनर्जी कॉरिडोर्स के सिलसिले में, जहाँ पहले उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया और फिर ईरान पे हुआ। और जाहिर है ईरान की कहानी ये बहुत सिंपल का बात भी नहीं है, इज़राइल भी उसमें इन्वॉल्व है। ईरान की अपनी भी एक सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, पोजिशनिंग है, जो उसको लाइकेबल एंड लीस्ट लाइकेबल बनाता है अपने इर्द गिर्द के नेबरहुड के लिए। सो ये बहुत सारी मिली जुली चीज़ें हैं, पर ट्रंप साहब चाइना कोई ना कोई पॉजिटिव फीचर लेके जाना चाहते हैं। इस वजह से ही वुड बी इंटरेस्टेड कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हाथ में आए जब वो चाइना जाएं, तो ही हैज़ अ गुड बार्गेनिंग पोजिशन। ये भी बहुत ज़्यादा ख्यालात हो रहे हैं कि जो इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स फहरा रही हैं, तो जब भी इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे डिप करता है तो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाती है। तो इज़ दैट टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस? बट वो अवामिल जो ट्रंप साहब को दूसरी दफ़ा हुकूमत में लेके आए हैं, बावजूद इसके कि उनके ऊपर इम्पीचमेंट के इल्ज़ामात थे और सब कुछ चल रहा था, तो वो अवामिल इतनी जल्दी उनको गिव अप नहीं करेंगे। और अगर ये सीज़ फायर हो भी जाता है और इस सीज़ फायर को हम इलॉन्गेट कर देते हैं, मिड टर्म तक चली जाती है चीज़, तो जो अंडरलाइंग मसाइल हैं ईरान के, इज़राइल के साथ, अमेरिका के साथ, हालांकि जो ईरान ने अभी नए नुकात पेश किए हैं जिसमें वो अपने न्यूक्लियराइजेशन की बात करता है, बट अंडर द कवर ऑफ एनपीटी, तो वो एक बहुत फेवरेबल चीज़ है, बल्कि वो JCPOA से बढ़कर एक चीज़ है। बट अमेरिका उस चीज़ को नहीं ले रहा। सो अगर तो आप वाकई सही मानों में सुलह करना चाहते हैं, तो वन हैज़ टू लुक एट द एसेंस ऑफ व्हाट इज़ बीइंग ऑफर्ड, और वो ट्रस्ट डेफिसिट कवर करके एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। पर अगर इसको सिर्फ हमने वक्ती तौर पे स्टॉल करके एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ बहुत लॉन्ग ड्रॉन हो सकती है। बट ट्रंप साहब अभी कहीं नहीं जा रहे, ये यही हैं और ये चीज़ इसी तरह आगे चलती जी। रहेगी, ये मेरा अंदाज़ा है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब को, हामिद साहब आपकी तरफ आऊँगा। अगर डॉक्टर साहब इस पूरे जो 61 दिन हो गए हैं और इससे ज़्यादा अब ये जंग चलती है, जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त इस खित्ते में और ख़ास तौर पर जो है अमेरिका के लिए भी मसाइल तो क्रिएट कर रही हैं, और अमेरिका में भी ग्राउंड पे अगर आप और देखें कि वहाँ पे भी सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर जो है गैस प्राइसेस बढ़ रही हैं, दीगर चीज़ें बढ़ रही हैं, और इसी तरह यूरोप और फिर हमारे जैसे ममालिक में भी मसाइल हैं। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो चाह रहे हैं, जो कि समझ रहे हैं, आप समझते हैं कि वो हासिल कर सकेंगे? जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रही हैं कि वो बीजिंग जाने से पहले कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो समझें कि बीजिंग यानी कि चाइना का दौरा बड़ा अहम है, और उससे पहले कुछ ना कुछ
फैसला करके यहाँ से जाएं वो? देखिए मुगैरी साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बार बार इस बात का अंदिया भी दिया कि वो जब चाइना जाएंगे तो वो दूसरे मामलात पर बात करेंगे, ईरान जंग खत्म हो चुकी होगी। दिस वाज हिज स्टेटमेंट अबाउट 4 वीक्स अगो। ठीक है, सो इसका मतलब ये कि वो ये बात समझते हैं कि अगर चाइना गए और अगर ईरान का मामला खत्म नहीं हुआ या मुज़ाकरात में या कोई मुआहदा नहीं हुआ तो फिर सदर जो शी ली हैं वो यही बात जो है डिस्कस कर रहे होंगे, बजाय ये कि कोई और डिस्कशन हो ट्रेड के हवाले से या और टैरिफ के हवाले से या दूसरे मामलात के ऊपर। सो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा चैलेंजिंग है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो पैकअप करे। लेकिन दूसरी जानिब अभी ये जो यूएई के हवाले से खबर आई है ये बड़ी परेशान कुन है। मैं ये समझता हूँ कि दो चीजें हैं। एक तो बात ये कि जैसे अरामको के बाद जब ईरान सऊदी अरब के शहरों पर अटैक हुआ एक दो जगह पर, तो फौरी तौर पर चाइनीज सैटेलाइट ने रिपोर्ट दी कि वो जो मिसाइल्स हैं वो तल अवीव से इनिशिएट हुए हैं और वो एक फॉल्स फ्लैग है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। यही सिचुएशन अभी जो है वो जब तक ईरान की तरफ से वेरीफाई ना हो और जब तक उसके ऊपर मुकम्मल एक स्टेटमेंट ना आए, मेरा ख्याल ये है कि इसको अभी हम स्पॉइलर फैक्टर ही समझा जाएगा। एक चीज बड़ी क्रिटिकल है, वो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि ईरान का जो एनपीटी पे दस्तखत करना है जेसीपीओ से बेहतर है, लेकिन वहीं पर अमेरिका की ये जो जिद है कि जी वो यूरेनियम उसके हवाले करे, ये इम्प्रैक्टिकल डिमांड है। मैं बार बार बात करता हूं कि जब अमान मुज़ाकरात हो रहे थे आज से 60 दिन पहले, जंग शुरू होने से एक दिन पहले तक, तो वो मुज़ाकरात में जो ईरान से डिमांड की जा रही थी न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से, उस पर ईरान एग्रीड है कि एनपीटी पे दस्तखत भी कर देता है, मॉनिटरिंग आईएईए की दे देता है और अगर कोई एक्स्ट्रा यूरेनियम है वो रशिया के हवाले कर देता है। अब अमेरिका एक तरफ से, मतलब पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका को सुबकी उठानी पड़ी है अगर शिकस्त नहीं है तो, और अमेरिका ईरान इस पे फाते है, तो फाते होकर ईरान कैसे वो मुतालबात पूरे कर दे जो मुज़ाकरात जो जंग शुरू होने से पहले भी नहीं थे, चाहे वो अपने हुर्मुज के हवाले से हो या चाहे वो यूरेनियम के हवाले से हो। इसलिए मेरा जो एनालिसिस है उसके अंदर ये बात बड़ी क्रिटिकल है कि अमेरिका को हैज टू बज ऑन सम पॉइंट्स और अमेरिका को फेस सेविंग ज्यादा चाहिए। अमेरिकन पब्लिक का प्रेशर भी बढ़ रहा है, अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है, सेनेट और कांग्रेस की कमेटियों में जिस तरह ड्रिलिंग हो रही है, पीट हेग्जिट की, मार्को रूबियो की, और अभी बात हो रही है कि जी ट्रंप को भी बुलाया जा सकता है, जेडी वैंस को भी अभी पेश होना है कमेटी के सामने जंग के हवाले से। मुझे तो मैं समझता हूं कि अमेरिकन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बड़ा अहम नुक्ता जिस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, मार्का हक पे पाकिस्तान ने 2025 में दुनिया की सबसे बड़ा मार्का हासिल किया, यानी कि हिंदुस्तान से वो जंग वो जीती। इस जंग में ना सही पाकिस्तान की अफवाज मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान के आम लोग, असगरी क़यादत और जमहूरी क़यादत एक ही पेज पे थे। और आज एक साल मुकम्मल होने के बाद यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान जहां पर सुपर पावर यानी कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मसाइल हल करने के लिए इस्लामाबाद में इसी वजह से बैठा है कि पाकिस्तान के सिपह सलार, पाकिस्तान के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिफ मुनीर साहब, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा असम्बली और मौजूदा जमहूरी क़यादत ने जो फैसले किए वो बड़े अहम हैं। वापस आएंगे तो बात करेंगे मार्का हक पे और हिंदुस्तान की आलमी रसवाई, और आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी आज तक एक साल गुजरने के बावजूद हिंदुस्तानियों को जवाब नहीं दे सके। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी पे बात करें।